नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने यूपी टेट और सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझाया जाएगा, सिखाया जाने वाला है। आप सभी एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पर विशेष ध्यान देंगे। जो भी क्वेश्चंस आप सभी को ना आए उसे आप अपने कॉपी में जरूर नोट कर लें, जिससे आपको प्रैक्टिस करने के दौरान आप सभी कॉपी को जब रिवाइज करें तो आप सभी को जल्दी से आप सभी अपने कॉपी को रिवाइज करके चीज़ों को सीख जाएं। तो आप सभी के सामने हर क्वेश्चन बेहतरीन होगा और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप सभी के लिए बात करें, सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है हिंदी की इंडिविजुअल क्लास के लिए। आप सभी के सामने हिंदी की इंडिविजुअल क्लासेस चल रही हैं, बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आप परचेज कर लें अगर आपको आवश्यकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बात किया नितिन सर के द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी को जो इंडिविजुअल हिंदी है, हिंदी की क्लास बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड की जा रही है। 1 साल वैधता है, बात की जाए 1 साल वैधता के साथ 130 प्लस घंटे की क्लासेस प्रोवाइड होंगी। और उसके साथ साथ अगर किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी को संपर्क करने की जरूरत है तो इस नंबर पे आप क्या करें, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्त, तो आप सभी के सामने 2 नंबर है, तो आप सभी के लिए यह महत्वपूर्ण सूचना था। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर है, आप लोग पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। बेहतरीन तरीके से सीखते हुए चलें और हर क्वेश्चन को बेहतर तरीके से मैं बताने का प्रयास भी करूंगा। देखिए, बात करें सबसे पहले करा कि बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। दोस्त, आप जानते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। करा जेपी गिलफोर्ड या स्पीयरमैन या थॉर्नडाइक या हार्वर्ड गार्डनर। जी आपसे पूछ रहा है किसके द्वारा यह बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया, तो हम बात कर लेते हैं हार्वर्ड। पहले बहुबुद्धि की बात करते हैं, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा वह दिया गया दोस्त, आपका हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा, वह डी ऑप्शन राइट होगा। अब हम बात करें डी ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो बात किया जाए तो 8 प्रकार की बुद्धियों की बात करते हैं, कौन, हार्वर्ड गार्डनर। और 8 प्रकार की बुद्धियों की बात करें तो उनके द्वारा कहा गया सभी के सभी बुद्धि क्या है, सभी के सभी बुद्धि के अपने आप में विशिष्ट हैं। सभी की सभी बुद्धि क्या है, बुद्धि अपने आप में क्या है, विशिष्ट हैं और किसी भी बुद्धि की किसी बुद्धि से तुलना नहीं की जा सकती है। और इसलिए आप जानते हैं 8 प्रकार की बुद्धियों की बात करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कई बुद्धियां के जो यूपी टेट की और बात सी टेट के पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है बहुबुद्धि का सिद्धांत। लेकिन उसके पहले बात करें, स्पीयरमैन ने जो बात किया है, जेपी गिलफोर्ड ने क्या दिया है, तो बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी का सिद्धांत, त्रिआयामी का सिद्धांत, बुद्धि के त्रिआयामी का सिद्धांत दिया है। और यहीं पर बात किया जाए दोस्त, स्पीयरमैन ने क्या दिया, तो स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत और बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत की बात करते हैं। द्विकारक सिद्धांत में बात करें तो उनके द्वारा कहा गया 2 प्रकार की बुद्धियां हैं, जिसमें से बात करें उनके द्वारा कहा गया जो सामान्य प्रकार की बुद्धि है, एक बात की गई विशिष्ट बुद्धि है। लेकिन जब उन्होंने त्रिकारक की बात की तो त्रिकारक में 3 प्रकार की बुद्धियों की बात करने लगते हैं। उसमें जो 3 प्रकार की बुद्धियों की बात करते हैं तो उसमें उनके द्वारा कहा गया है, एक सामान्य बुद्धि होती है, आप जानते हैं सामान्य, और एक विशिष्ट को बताया। दोनों तो पहले ही बताया था, लेकिन एक और जोड़ दिया, उसमें बात को बाद में जोड़ दिया सामूहिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि, सामूहिक बुद्धि को ऐड कर दिया। इसलिए आपका जो त्रिकारक की बात वही करते हैं। अब बात करें थॉर्नडाइक ने क्या दिया, थॉर्नडाइक की बात करें दोस्तों, थॉर्नडाइक के द्वारा क्या दिया गया है, थॉर्नडाइक के द्वारा कारक का सिद्धांत, बुद्धि के बहुकारक का सिद्धांत या बुद्धि के रेत का सिद्धांत, बुद्धि के रेत का सिद्धांत या रेत का सिद्धांत, या बात की जाए बालू का सिद्धांत, सभी के सभी नाम बालू का सिद्धांत, बुद्धि के बालू का सिद्धांत भी इसे बोला जाता है। आप सभी हर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और आपका जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को समझते चले, सीखते चले। बहुबुद्धि का सिद्धांत की बात करें तो जो आपका राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से सीखे, समझते लिखते हुए चले। दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चंस, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, अवधि है क्या, नवीनता या रुचि या फिर आकार। अब बताएंगे अगर ध्यान को केंद्रित करने की कौन सी बात करें, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है, इंटरनल की बात कर रहा है कि आंतरिक दशा आपको कौन सी चीज ऐसी है जो आपको ध्यान देने में ज्यादा मदद करेगी, आपका इंटरनल होगा। तो आप जानते हैं अवधि क्या, नहीं अवधि तो नहीं हो सकता। लेकिन नवीनता की बात करें तो नवीनता होगा कि आपका ध्यान व आंतरिक रूप से मोटिवेट होंगे, क्या आंतरिक दशा होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपके भीतर जब रुचि हो जाएगी तो आप क्या हो जाएंगे, वह आंतरिक दशा है और आपको ध्यान देकर उस चीज को ध्यान देंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, वह सेकंड का
सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 3rd नंबर क्वेश्चन ध्यान दें और बताते हुए चले, हर क्वेश्चन को सीखेंगे और यूपी टेट सुपर टेट के बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन है दोस्त। आपको सीखना है और समझना, हर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीखते हुए चलना है। कर निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं? आपसे ऐसा पूछ रहा है कौन सा इसमें से है जो वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं। कर निरंतरता का सिद्धांत है क्या? कर एकीकरण का सिद्धांत या व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत या वर्गीकरण का सिद्धांत? तो आप जानते हैं दोस्त, जो आप सभी से पूछा जाता है वह डेवलपमेंट के कौन से बोले जाते हैं? डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिंसिपल बहुत आप सभी के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। तो प्रिंसिपल्स की बात करें तो डेवलपमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें बात किया जाए तो लगभग 13-14 प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है। लेकिन उसमें से बात करें तो निरंतरता का सिद्धांत तो होता है दोस्त, क्योंकि विकास कहता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया वह किसी न किसी रूप में चलती रहती है। एकीकरण का सिद्धांत है, पहले कहता है कि बच्चे का पूरे शरीर बॉडी का एक विकास होगा किसी वस्तु को पकड़ने के लिए, इसके बाद बच्चा समझ जाता है, उस वस्तु को किसी हाथ से या पैर से पकड़ने की कोशिश करता है, एक उससे जुड़ा हुआ अंग विकसित होता है। कह कि व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत भी होता है, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत कोई ना, ऐसा कोई सिद्धांत है ही नहीं। तो इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? जो सिद्धांत है वृद्धि और विकास से, वह वर्गीकरण का सिद्धांत इसमें से नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। 4th नंबर क्वेश्चंस पढ़े। कर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड महत्वपूर्ण है। कर कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्रियान्वयन कब किया गया? कर 1986, 1987, 1988 या 1992? ध्यान दें, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया वह चलाया गया दोस्त 1986 की शिक्षा नीति थी। 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें बात करें, उसमें बात कही गई कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करता है। बात किया जाए ब्लैक बोर्ड की बात करें तो इसका क्रियान्वयन कब किया गया? तो वो जो किया गया 1987 में किया गया। बात किया जाए तो किस शिक्षा नीति में बात की गई? तो 1986 में। और आप जानते हैं इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वाह, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करेंगे हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। जब आप बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं तो शुरुआत में प्राथमिक लेवल पर था। शुरुआत में किसमें था? प्राथमिक लेवल पर, प्राथमिक स्टेज पर था। प्राथमिक लेवल पर बात की गई तो प्राथमिक लेवल में बात किया गया कि एक बरामदा होगा, 2 टीचर होंगे जिसमें से कम एक अध्यापिका होंगी और एक महिला टीचर होंगी और 2 कमरे की बात की गई थी। और उसके साथ साथ जो बच्चे की सामग्री है, पढ़ने की सामग्री है, उसकी व्यवस्था करने की बात की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को बाद में 1992 में इसे जूनियर लेवल पर कर दिया गया। किस पर? जूनियर लेवल पर बढ़ा दिया गया। कहा गया जूनियर लेवल तक रहेगा अब, और जूनियर लेवल में बात की गई कि अब 3 कमरे होंगे और अधिकतम 3 टीचरों की बात की गई। और इसमें से बात करें तो बात किया गया कि जो 3 कमरों, एक बरामदा, उसके साथ साथ सामग्रियों की बात की गई। तो आपसे अगर पूछे जूनियर लेवल में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लागू किया गया तो आप बताएंगे 1992 में लागू किया गया। लेकिन 1987 में सबसे पहले प्राइमरी लेवल पर किया गया। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह 4th का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। 5वां क्वेश्चन आप सभी स्क्रीन पर है, आप पढ़ें और बताने का प्रयास करें। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है कथन किसका है? वुडवर्थ का है या रास का या क्रो या फिर वाटसन का? जी आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा? बेहतरीन तरीके से आप बताएं किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है या किसके द्वारा कहा गया? बेहतरीन तरीके से आप बताने का प्रयास करें। आप जानते हैं जब किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, रॉस की डिफिनीशन है, महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? वह क्या होगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावृत्ति है, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, इसे आप अपने ध्यान में रखिएगा, अपने दिमाग में। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किशोरावस्था को बोला जाता है, किसने कहा है? तो आप बताएंगे रॉस के द्वारा कहा गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? आपसे पूछ रहा है जो तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? द्विकारक सिद्धांत से, समूह कारक सिद्धांत से या पदानुक्रमित सिद्धांत से या बहुबुद्धि सिद्धांत से? आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा? आप बताएंगे इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे, इसमें से क्या राइट आंसर होगा? आप तार्किक गणितीय बुद्धि की बात करें तो आप जानते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि की जब आप बात करते हैं तो आप जानते हैं किसके द्वारा बताया गया? या हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बताया गया। यह बुद्धि किसके द्वारा? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बताया गया। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियां की बात करते हैं, जिसमें से बात की जाए, जिसे हम जानते हैं हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा कौन सी बुद्धि की बात की गई? वह बात की गई बहुबुद्धि का सिद्धांत।
किसकी, बहुबुद्धि का सिद्धांत की बात की गई। इसलिए आप जानते हैं दोस्त आपका क्या राइट होगा, वह राइट आंसर होगा, वह डी आंसर राइट होगा। तार्किक गणितीय बुद्धि की बात करें तो किसमें पाया जाता है, इसको ध्यान दें। जो तार्किक गणितीय बुद्धि उसमें पाई जाती है, जो गणितज्ञ होते हैं, कौन कौन, जो गणितज्ञ होते हैं उसमें पाया जाता है। गणितज्ञ जिसमें तर्क करने की क्षमता, गणितज्ञ हो गए, इंजीनियर हो गए, इस सभी में क्या पाई जाती है, इन सभी में पाई जाती है दोस्त, वह पाई जाती है तार्किक गणितीय बुद्धि। अब हम बात करते हैं द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। द्विकारक के सिद्धांत की बात करें दोस्त, आप जानते हैं द्विकारक का सिद्धांत किसके द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत की बात करते हैं। और बात किया समूह कारक की बात करें तो थर्स्टन करते हैं, थर्स्टन के द्वारा बताया गया। अब जानते हैं पदानुक्रमित बुद्धि के पदानुक्रमित सिद्धांत की बात करें तो बर्नन के द्वारा बताया गया। आप सभी से अगर पूछे बुद्धि के पदानुक्रमित सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया तो आप बताएंगे बर्नन। अगर पूछा जाए अल्फ्रेडा के पदानुक्रमित सिद्धांत तो आप बताएंगे मैस्लो। अब मैं लिख देता हूं, यहां पर थोड़ा सा अंतर लिख देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए अल्फ्रेडा के पदानुक्रमित सिद्धांत, अल्फ्रेडा का पदानुक्रमित सिद्धांत आपसे पूछे तो आप बताएंगे, पदानुक्रमित सिद्धांत पूछे तो आप बताएंगे, वह बताएंगे अब्राहम मैस्लो। किसको बताएंगे, अब्राहम मैस्लो को बताएंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि के पदानुक्रमित सिद्धांत तो आप बताएंगे बर्नन के द्वारा। अब जानते हैं हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा, वह डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, चारों वेदों की अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन पढ़ें, आप जानते हैं सुपर टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चारों वेदों की अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है, स्नातक या वसु या रुद्र या फिर आदित्य। आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। अब जानते हैं चारों वेदों की बात करें तो यह वैदिक कालीन, जब पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा का, जब प्रारंभिक शिक्षा थी वह स्टार्ट की जाती है वैदिक कालीन शिक्षा से। तो बाद में बात करें, सबसे पहले हम सभी पढ़ते हैं वैदिक कालीन शिक्षा, फिर बौद्ध कालीन शिक्षा, फिर मुस्लिम कालीन शिक्षा। इसके बाद धीरे धीरे भारत में जो अंग्रेजों का आगमन होता है, जिसमें से हम ईसाई मिशनरियों की बात करते हैं। उसके बाद अंग्रेजी शासन की प्रक्रिया जो चलती है उसके तहत जो मैकाले का आता है, बात ये अलग अलग समितियां बनाई जाती, उससे अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली थी, सिस्टम था, उसके तहत हम सभी पढ़ते थे। लेकिन बात यह सबसे पहले जो बात की जाती है वह वैदिक कालीन शिक्षा की बात की जाती है। जब हम सभी का स्टार्ट किया गया शिक्षा तो वैदिक कालीन शिक्षा से हुआ। वैदिक कालीन शिक्षा में बात किया जाए तो वैदिक कालीन शिक्षा में जो ज्ञान दिया जाता था, वैदिक कालीन शिक्षा में जो ज्ञान शिक्षा दी जाती थी, किस बात की शिक्षा दी जाती थी, वह दी जाती थी वेदों की। किसकी, वेदों की शिक्षा की बात किया जाता था। और वेदों में कौन कौन से चारों वेद आपको सब पढ़े जाते थे, जिसमें से चारों वेद में बात किया जाए तो चारों वेदों को ज्ञान दिया जाता था। एक वेद को पढ़ने में 12 वर्ष लगते थे। कितना, एक वेद को पढ़ने में, अगर एक वेद आपको जानना है, एक वेद जानना तो 12 वर्ष लगेंगे आपको। अगर चारों वेद जाननी है, चारों वेद पढ़ना अगर अच्छे से, तो आपको जानते भी होंगे आपका 48 वर्ष जाएगा। कितना, 48 वर्ष। इस वजह से बात करें, अगर आपसे पूछा जाए चारों वेद के ज्ञाता को क्या बोला जाता है, अध्ययन करने वाले को क्या बोला जाता है, आदित्य बोला जाता था। एक वेद के ज्ञाता को स्नातक, एक वेद को जानता था जो पढ़ना चाहता था उसे स्नातक बोला जाता था। दो वेदों के ज्ञाता को क्या बोला जाता था, दो वेदों के ज्ञाता को वसु बोला जाता था। तीन को रुद्र बोला जाता था। और चारों वेद के ज्ञाता को क्या बोला जाता था, वह आदित्य बोला जाता था। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा मित्र, वह राइट होगा आपका आदित्य इज द राइट आंसर। क्या होगा, वह आदित्य राइट होगा। आपको एक्सप्लेनेशन सीखना है, समझना है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप सभी के पेपर में देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसी एक्सप्लेनेशन ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन इतना दम नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आप सीखिए कि क्या क्या प्रथाएं थी, क्या क्या चीजें चलती थी, उससे हम सिखाने का प्रयास करेंगे, लगातार आपको सुधारने का प्रयास करेंगे, आपकी ज्ञान की वृद्धि करने की कोशिश करेंगे। कि अल्फ्रेडा, आप देखिए अल्फ्रेडा चैप्टर मोटिवेशन बहुत महत्वपूर्ण। अल्फ्रेडा चैप्टर आप सुपर टेट में जीवन कौशल में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं दोस्त, वह जीवन कौशल में पढ़ेंगे, जीवन कौशल के पार्ट में पढ़ेंगे, जीवन कौशल में पढ़ेंगे, लाइफ स्किल में आप पढ़ेंगे। और लाइफ स्किल में दिया गया है पेड़ा चैप्टर दिया गया, उसी में हम सभी को पढ़ना। लेकिन यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट में बात करें तो आप सभी के सिलेबस में है, इस बात को आप ध्यान दें। हमेशा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो आपसे दोस्त पूछ रहा है कि अल्फ्रेडा के द्विकारक सिद्धांत, मैंने आपको बुद्धि के द्विकारक के सिद्धांत की जब आप बात करते हैं तो जब आपसे पूछा जाए द्विकारक, बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत, तो आप बताएंगे दोस्त, वह बताएंगे स्पीयरमैन। बुद्धि की बात करें तो स्पीयरमैन बताएंगे, किसकी, अगर बुद्धि की बात करेगा। लेकिन आपसे अगर पूछा अल्फ्रेडा के द्विकारक सिद्धांत, अंतर समझिए, अगर बुद्धि का पूछा जाए तो आप बताएंगे स्पीयरमैन। लेकिन आपसे अगर पूछे दोस्त अल्फ्रेडा के द्विकारक का सिद्धांत तो आप बताएंगे किसको, वह बताएंगे हजबर्ग ने दिया है। हजबर्ग इज द राइट आंसर। मैकडूगल की बात करें तो अल्फ्रेडा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, अल्फ्रेडा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है।
मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत यह बहुत महत्वपूर्ण है। और अब जानते हैं उनके द्वारा क्या की गई, उनके द्वारा बोली गई 14 मूल प्रवृत्तियां किसकी हैं, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां क्या है, वह जन्मजात क्या है, जन्मजात मूल प्रवृत्ति होती हैं और जन्म के साथ बच्चों में आती हैं। जैसे बच्चे धीरे धीरे विकास होता जाता है, बच्चे सभी की सभी मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ संवेग विकसित हो जाता है, जुड़ा हुआ संवेग क्या होता है, विकसित हो जाता है। और 14 प्रकार की अगर मूल प्रवृत्ति है तो 14 प्रकार के क्या होंगे, संवेग होंगे। और इससे हम जानते हैं, जिसे हम मूल प्रवृत्ति, मैकडूगल की बात करें तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का, अफेड़ा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया। और हल की बात करें दोस्तों, हल ने क्या दिया, हल की बात करें तो हल ने अफेड़ा की क्या दी, अफेड़ा की बात करें, अफेड़ा के प्रबलन का सिद्धांत, किसका, अफेड़ा के प्रबलन का सिद्धांत दिया है। प्रबलन का सिद्धांत या बात करें, प्रबलन का सिद्धांत या बात किया जाए, वह प्रबलन का सिद्धांत या बात किया जाए दोस्त, वह दिया है उनके द्वारा सबलीकरण का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत या सबलीकरण का सिद्धांत उनके द्वारा सबसे बात की गई। अगर आवश्यकता होगी तो आप भागेंगे, आवश्यकता होगी तो आप भागेंगे, उनके द्वारा कहा गया आवश्यकता ही सब कुछ आपको कराती है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, वह पूछ रहा है अफेड़ा के द्वि कारक से सिद्धांत, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, वह हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को समझते चले, सीखते चले, हर क्वेश्चन के ऑप्शन को हम क्लियर करेंगे जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और मैं तुलनात्मक अध्ययन कराने की कोशिश करूंगा, तुलनात्मक रूप से बताने का प्रयास करूंगा जिससे आप कुछ सीखें। जब आप तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा समय तक याद रहता है और तुलनात्मक तरीके से आपको पढ़ना चाहिए दोस्त। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। कारण मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया, आपसे पूछ रहा मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया, अगर 2 फरवरी 1835 को, 8 मार्च करा कि 1835 को, या फिर 10 जुलाई 1834 को, या 2 मार्च 1836 को। जी दोस्त आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से आप बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। बेहतरीन करम मैकाले या सुपर टेट से संबंधित क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। आप जानते हैं मैकाले की बात करें तो मैकाले बहुत महत्वपूर्ण आप सभी के पेपर के लिए, आप सभी आंसर दें और तब तक आप सभी आंसर देने की कोशिश करें। हम आप सभी को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। बात किया जाए मैकाले की बात करें तो मैकाले कब भारत में आया था, अगर आपसे पूछा जाए मैकाले जब भारत में कब आया तो आप जानते हैं मैकाले भारत में कब आया था, वह 10 जून कब आया, 10 जून 1834 को, 10 जून 1834 को कब आया, क्या बन करके, वह क्या था, एक था अधिवक्ता था। लेकिन अधिवक्ता था कहां पे, वह इंग्लैंड में क्या था, इंग्लैंड में क्या था, वह एक वकील था, वह वकील था। और वकील की बात करें तो भारत में किस रूप में आता है, भारत में कानून का सदस्य बनकर आता है, कानून का सदस्य बनकर आता है भारत में। बात किया जाए तो कब आता है, वह 10 जून 1834 को में भारत में कानून का सदस्य बनकर आता है। और बात किया जाए वह किसके लिए भेजा जाता है, जो 1813 और 1833 का, जो 1813-1833 का चार्टर एक्ट था, जो 1833-1813 का चार्टर एक्ट था, जिसमें से पाश्चात्य शिक्षा का विवाद जो रुपए का प्रावधान था, जिसमें से बात करें 1833 में 10 लाख रुपए आया भारत में, इंग्लैंड से क्या आया, इंग्लैंड में 1833 में भारत में बोला गया 10 लाख रुपए जो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, किस पर, 10 लाख रुपए किस पर शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। और वह किस शिक्षा पर खर्च किया जाएगा यही क्लियर नहीं हो पा रहा था, कि यह पैसा कहां पर खर्च होगा। तो यह इसी के लिए क्या किया गया, मैकाले को भारत में भेजा जाता है। कहा जाता है बाबू जाइए आपको 10 लाख रुपया का जो पैसा है इसे आपको क्लियर करना है कि पाश्चात्य शिक्षा पर खर्च करना है कि पाश्चात्य शिक्षा पर। वह भारत में आता है और आने की बात करें तो कब आता है, 10 जून 1834 को आता है। और आपसे पूछ रहा क्या, लेकिन आपसे यह नहीं पूछ रहा कब आया था, आपसे कह रहा कि मैकाले ने अपना विवरण पत्र किस डेट को वह सरकार के सामने प्रस्तुत करता है, या आपसे पूछ रहा है। तो अब इसमें से आप बताएं कब किया था। तो आप जानते थे वह कब किया था दोस्त, वह किया था, आप जानते हैं वह धारा किसने, अगर पूछा जाए 10 लाख रुपए कब, अगर पूछा जाए 10 लाख रुपए, अगर आपसे पूछा जाए तो 10 लाख रुपए था, या 10 लाख रुपए बोला जाए कि 10 लाख रुपए किस धारा में
वर्णित था? धारा 43 बताएंगे। किस में बताएंगे? धारा 43 में वर्णित था। धारा 43 में वर्णित यह था या 10 लाख रुपए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए 10 लाख रुपए का प्रावधान किस धारा में था, तो आपका धारा 43। अगर आपसे पूछा जाए कब विवरण पत्र प्रस्तुत किया, तो पूरा किया 1835 को। कब? वह 2 फरवरी 1835 को दिया। और किसको दिया? विलियम बेंटिक को दिया। विलियम बेंटिक को दिया। विलियम बेंटिक को क्या पकड़ा दिया? भैया लो विलियम बेंटिक जी, अब ले लो, जो हमारा प्रत्यावेदन को पहुंचा दिया विलियम बेंटिक को दे दिया। और विलियम बेंटिक को दे करके फिर चल दिया अपना, कहां चल दिया? वह इंग्लैंड चल देता है। कहां? इंग्लैंड अपना रवाना हो जाता है। कब? अगर पूछा जाए कब दिया था, किसको? विलियम बेंटिक को दिया था। विलियम बेंटिक को कब दिया? तो आप जानते हैं 2 फरवरी 1835 को दिया। आप ध्यान दें, यही सारी चीजें आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जानते भी हैं मैकाले ने 10 जून 1834 को भारत में आया था। 1834 को, इस बात को ध्यान देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कब प्रस्तुत किया, तो 2 फरवरी 1835 को विलियम बेंटिक को प्रस्तुत किया था। और किसके लिए आया था? वह पाश्चात्य शिक्षा के विवाद के लिए आया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दें और फिर बताने का प्रयास करेंगे दोस्त। कारण निम्न में से कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है? पूछ रहा कौन सी इसमें से जो शिक्षक की भूमिका नहीं। ध्यान दें, जो शिक्षक की भूमिका की बात करें, जब आप पढ़ेंगे लाइफ स्किल, क्या पढ़ेंगे? लाइफ स्किल पढ़ेंगे। जब लाइफ स्किल पढ़ेंगे तो वहां पर आप सभी को पढ़ना रहेगा, क्या पढ़ेगा? शिक्षक की भूमिका क्या होता है, शिक्षक की भूमिका। और शिक्षक की भूमिका क्या क्या है? शिक्षक की भूमिका जब आप पढ़ेंगे सुपर टेट, तो वहां पर आपको मिलेगा। यूपी टेट में भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षक की भूमिका की बात करें तो शिक्षक की भूमिका आप जानते हैं क्या क्या है? वह किसके रूप में है? मार्गदर्शक के रूप में है। मार्गदर्शक के रूप में है, आपके परामर्शदाता के रूप में है और सुविधा प्रदाता के रूप में। परामर्शदाता के रूप में और सुविधा प्रदाता के रूप में। लेकिन बात किया जाए, आपको देखना है कि इसमें से क्या नहीं होता है। सुविधा प्रदाता के रूप में यह कार्य किसका है? शिक्षक का कार्य है, शिक्षक का रूप है या क्या है? इसी रूप में शिक्षक रहेगा। आपसे पूछ रहा है कि क्या भैया परामर्शदाता के रूप में है, क्या आदर्शकर्ता के रूप में, आदेशकर्ता या फिर क्या सुविधा प्रदाता या मार्गदर्शक? तो अब जानते हैं आपसे क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है, तो नहीं इसमें से कौन सा होगा? वह आदेशकर्ता, मतलब उसको आदेश नहीं देना शिक्षक को। शिक्षक को 3 रूपों में ध्यान देना है, मार्गदर्शक के रूप में, सुविधा प्रदाता के रूप में और परामर्शदाता के रूप में। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए थ्योरी क्वेश्चन देखेंगे, बुक का नाम है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक पुस्तक किसका, किस लेखक का है? मैकडूगल का या ब्राह्मैस्लो का या ब्रूनर का या फिर हल का? अब बताएंगे किसका है, आप बताएंगे या किसकी पुस्तक लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई है। बेहतरीन क्वेश्चन आप बताएंगे किसके द्वारा लिखी गई है। आप जानते आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, अगर पूछा जाए कि मैकडूगल की पुस्तक का क्या नाम है? एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक, साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसकी है? तो आप बताएंगे दोस्त, वह बताएंगे विलियम मैकडूगल की है। लेकिन आपसे पूछ रहा क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है दोस्त, क्या पूछ रहा है? वह पूछ रहा है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अब्राहम मैस्लो इज द राइट आंसर। आप क्वेश्चन बुकों की बात करें तो आप सभी के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन यूपी टेट के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी की यूपी टेट में देखने को मिलेगा। सुपर टेट की बात करें तो सुपर टेट में आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा। सुपर टेट की बात करी जाए तो सुपर टेट में आपको ध्यान देना है कि 1 से 2 क्वेश्चन आप सभी को बुकों से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान देते हुए चलिए। तो 11 का जो राइट आंसर होगा ब्राह्मैस्लो होगा। तो इस बात को ध्यान दें, सभी बच्चे क्या करें, आंसर देने की कोशिश भी किया करें और सीखते हुए चलें। बेहतरीन तरीके से सिखाया जा रहा है। भारतीय शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की समस्या पर सबसे पहले किस समिति ने चिंता प्रकट की थी? हंटर कमीशन ने, हर्टांग समिति ने या गोखले समिति ने या कोठारी आयोग ने? ध्यान दें, आप सभी से पूछा जा रहा है कि अपव्यय और अवरोधन क्या होता है। ध्यान दें, अपव्यय और अवरोधन क्या होता है, इस बात को हम ध्यान देंगे। जो अपव्यय का मतलब है, बहुत से बच्चे, अपव्यय का मतलब होता है जब सरकार, ध्यान दें, बहुत से बच्चे पैसे की वजह से पढ़ाई रोक देते हैं, पढ़ाई की वजह से, पैसे की वजह से पढ़ाई रोक देते हैं, बीच में चले जाते हैं, तो सरकार का क्या होता है? नुकसान होता है। जब बच्चा एडमिशन लिया, पढ़ा, और बात किया जाए जब बच्चा पढ़ाई बीच में रोक के भाग जाता है तो क्या होता है? सरकार का नुकसान होता है। अवरोधन की बात करें तो बच्चा अवरोध की वजह से, जब एक की क्लास में 10 बार बच्चा पढ़ता है तो पढ़ाई छोड़कर भाग जाता है, तो बच्चे, सरकार का क्या होता है? नुकसान होता है। सरकार का नुकसान होता है, सरकार ने उस पर पैसे खर्च किए लेकिन बच्चे का कुछ रिस्पॉन्स नहीं हुआ, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं हुई, कुछ कोई फायदा नहीं हुआ बच्चे का, तो सरकार का क्या होता है? नुकसान होता है। जब अपव्यय होता है, पढ़ाई, पैसे की वजह से बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। और अवरोधन का मतलब एक ही क्लास में जब आप कई बार पढ़ते हो, जैसे क्लास 1 में बच्चा एक बार फेल हो गया, फिर क्लास 1 में पढ़ रहा है, 2 में फेल हो गया, फिर 2 में पढ़ा, लगातार जब एक ही क्लास में बच्चा पढ़ता है तो उसे बोला जाता है, अब उसे बोला जाता है अवरोधन। अपव्यय का मतलब पैसे की वजह से जब पढ़ाई रोक दी जाती है। तो कहा कि इसकी बात किस, कौन सी समिति ने की थी? हंटर कमीशन। तो आप जानते हैं हंटर कमीशन कब बनाई
बनाई गई वह हंटर कमीशन बनाई थी 1882 में। 1882 किसका शासन था? वह रिपन के शासन काल में बनाई गई थी, रिपन के शासन काल में बनाई गई थी। लेकिन आपसे यह नहीं पूछता कर बात क्या हार्टांग समिति कब बनाई गई? 1929 में बनाई गई और हार्टांग समिति ने ही इस पर चिंता व्यक्त की थी। और बात किया जाए यह क्वेश्चन आप सभी के पेपर में कब आया है? 69,000 शिक्षक भर्ती में, 69,000 शिक्षक भर्ती में यह क्वेश्चन आ चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती में यह क्वेश्चन जो आ चुका है। जब 69 शिक्षक भर्ती कब हुई? 2019 में हुई। और 2019 में कब? 6 जनवरी को हुई थी। तो इस बात को आप ध्यान देंगे। आपसे जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोखले समिति आप कब बनाई गई? गोखले समिति 1911 में बनाई गई थी, जिसमें बात किया जाए उनके द्वारा कहा गया 6 से 10 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा की बात करने के लिए बात की गई। लेकिन उनका इस समिति को क्या कर दिया? नकार दिया गया था। लेकिन आपसे कोठारी आयोग की बात करें, कोठारी आयोग 1964-66 में बनाया गया था। 1964-66 में बनाया गया था। 1964 में उनका गठन किया गया कोठारी आयोग का। लेकिन बाद में उन्होंने 1966 में अपना प्रत्यावेदन सरकार को प्रस्तुत किया था। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा? आपसे पूछ रहा व्यवरोधन। हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को सीखें। मैं बार बार बताने का कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको कहीं भी गलती ना करें और सीखते हुए आगे बढ़ें। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह 12 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, कारक की अल्फेड़ा की आवश्यकता। ध्यान दें, तो अल्फेड़ा की आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हार्लो के द्वारा, मैस्लो के द्वारा, विक्टर बूम के द्वारा या मैकडूगल के द्वारा? ध्यान दें, मैं आपसे भी इसको पहले अभी बता दिया कि अल्फेड़ा के पदानुक्रमिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। वह बात करें तो वह किसके द्वारा दिया गया? वह दिया गया मैस्लो के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? वह बी ऑप्शन होगा। अब बात करें आंतरिक अल्फेड़ा का सिद्धांत। अब आंतरिक अल्फेड़ा का सिद्धांत की बात करें, आंतरिक अल्फेड़ा की सिद्धांत की बात करें तो वह किसके द्वारा दिया गया? वह बात करें वह दिया गया दोस्त हार्लो के द्वारा। विक्टर बूम की बात करें तो प्रत्याशा का सिद्धांत दिया गया है, प्रत्याशा का सिद्धांत दिया गया है। और या बात किया जाए तो या विक्टर बूम वाला जो प्रत्याशा का सिद्धांत दिया गया या कब पूछा गया? यूपीटेट 2018 के पेपर में पूछा गया। यूपीटेट 2018 के पेपर में पूछा गया प्रत्याशा का सिद्धांत किसके द्वारा? तो विक्टर बूम आपका राइट था। लेकिन आपसे पूछा जाए मैकडूगल ने क्या दिया है, तो मैकडूगल ने अल्फेड़ा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया, अल्फेड़ा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। इस बात के लिए आपका जो राइट आंसर होगा वह अब्राहम मैस्लो ने, अब्राहम मैस्लो ने अपने जो सिद्धांत दिया वह 5 स्टेज में देते हैं। कितने स्टेज में? 5 स्टेज में उनके द्वारा दिया गया था। और 5 स्टेज की मैं बात करूंगा, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप पहले इस बात को ध्यान दें कि अगर आपसे पूछा जा सकता है क्या पदानुक्रमिक सिद्धांत, तो आप बताएंगे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पियाजे का क्वेश्चन है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक? ध्यान दें दोस्त, हम सभी को समझना है। इंद्रियगामक की बात करें तो जो पियाजे का सिद्धांत कहलाता है वह क्या कहलाता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ध्यान दें, आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि उनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसमें कितने स्टेज थे, तो आप जानते हैं वह 4 स्टेज थे। और आप सभी के सीटेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जीन पियाजे। और आपसे पूछा जाए इंद्रियगामक की अवस्था कितनी होती है, तो 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो 2 से कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष होती है। और समूर्त की बात करें तो 7 से 11 वर्ष होती है। और फिर आप बात किया जाए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तो 11 से 15 वर्ष होती है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसे हम ध्यान देंगे। कहा कि वह सिद्धांत का कौन सा स्टेज है जिसमें क्या होता है? कहा कि अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन की अवस्था की विशेषता है। तो आप जानते हैं वह किसकी विशेषता है? वह राइट आंसर होगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस पर हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते चलें और समझते चलें। मित्र चलेंगे हम 15 नंबर के लिए। आप बताएं इसमें से क्या राइट होगा? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय। आपसे पूछा जाए प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? करा टोलमैन के द्वारा, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, कोलर के द्वारा? ध्यान देंगे, आप क्वेश्चंस को समझेंगे। करा प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत जिसे हम जानते हैं किसके द्वारा दिया? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया। अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया। और बात किया जाए अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत था उसका क्या नाम था? सामाजिक अनुकरण का सिद्धांत। क्या था? सामाजिक अनुकरण का सिद्धांत। सामाजिक अनुकरण का सिद्धांत बोले या फिर बोले प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, या आपसे पूछा जाए अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत। अगर पूछा जाए अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत, अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत वह पूछा जाए तो आप बताएंगे अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। इस बात को आप ध्यान देंगे। अल्बर्ट बंडूरा किस पर प्रयोग किया था? वेबर डॉल पर प्रयोग किया।
और बेबरडॉल पर प्रयोग करके, वह किसके पर प्रयोग किया था? बेबरडॉल पर प्रयोग किया था। और उन्होंने एक सिद्धांत निकाला, कहा कि जो बच्चे किसके माध्यम से सीखते हैं, उनके द्वारा कहा गया बच्चा सामाजिक अनुकरण के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से? वह किसके माध्यम से सीखेगा? वह किसके माध्यम से दोस्त? तो आप जानते हैं वह राइट आंसर होगा, वह सामाजिक अनुकरण के माध्यम से सीखा। बच्चे कहते हैं कि वह बच्चा किससे सीखेगा? नकल करके सीखता है, दूसरे का अनुकरण करके सीखता है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। टॉलमैन की बात करें, ध्यान दें, टॉलमैन के द्वारा क्या दिया गया? टॉलमैन की बात करें तो चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, टॉलमैन का सिद्धांत, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। अब हम बात करेंगे थॉर्नडाइक की बात करें, थॉर्नडाइक के द्वारा जो त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत बात किया जाए, इनके द्वारा दिया गई है। प्रयास का सिद्धांत बात करें, याद दिया गया है। अब बात करें थॉर्नडाइक के द्वारा क्या दी गई? थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई अधिगम के 3 मुख्य नियम, अधिगम के द्वारा अधिगम का 3 मुख्य नियम, 3 मुख्य नियम दी गई। अधिगम का इनके द्वारा क्या दिया? अधिगम की बात करें, अधिगम का 5 गौण नियम दिया गया। और बात किया जाए थॉर्नडाइक की बात करें, थॉर्नडाइक की बात करें, थॉर्नडाइक को क्या बोला जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। किस क्या बोला जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक के नाम से बोला जाता है। और बात किया जाए इनके द्वारा बात किया जाए थॉर्नडाइक के द्वारा यस और बॉन्ड की बात करते हैं, यस और बॉन्ड की बात करते हैं। और आप जानते हैं थॉर्नडाइक के द्वारा पुस्तकें भी लिखी गई हैं। थॉर्नडाइक के द्वारा थॉर्नडाइक क्या थे? जंतु वैज्ञानिक थे, एक जंतु वैज्ञानिक थे। और बात किया इनके द्वारा बुक भी लिखी गई है। तो जो बात करें बुक भी लिखी गई, एनिमल इंटेलिजेंस बुक का प्रयोग करेंगे। बुक क्या क्या लिखी गई है? थॉर्नडाइक के द्वारा एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक लिखी गई, एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक लिखी गई है। और फिर बात किया जाए इनके द्वारा क्या लिखी गई है, और इनके द्वारा बात किया जाए इनके द्वारा कई पुस्तकें लिखी, एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक लिखी गई है। और बहुत महत्वपूर्ण चीजें इनके द्वारा बताई गई है, आप सभी समझते चले। कोलर की बात करेंगे, ध्यान देंगे, कोलर की बात करेंगे इनके द्वारा, ध्यान दें, कोलर की हम बात करते हैं, कोलर की बात करें, यहाँ लिख देते हैं कोलर की बात करें तो कोलर के द्वारा क्या दिया गया है? वह कोलर की बात करें सूझ का सिद्धांत दिया गया है, या फिर बात किया एकाएक का सिद्धांत भी बात करें, यह भी दिया गया है। और बात किया जाए कोलर की बात करें, इनके द्वारा बुक भी लिखी है, द टास्क ऑफ गेस्टार्ड नामक पुस्तक लिखी गई है, टास्क ऑफ गेस्टार्ड नामक पुस्तक लिखी है। कोलर की बात करें, कोलर किस संप्रदाय से जुड़े हैं? इस बात को ध्यान देंगे, कोलर भैया गेस्टार्डवाद से जुड़े हैं, गेस्टार्डवाद के समर्थक के रूप में है। इनका एक शिष्य था, इनका कौन सा शिष्य था? वह शिष्य था मैक्स बर्दिमर, उनका शिष्य था मैक्स बर्दिमर ने क्या दिया? मैक्स बर्दिमर ने गेस्टार्डवाद का जनक बोला जाता है, आप जानते हैं गेस्टार्डवाद का जनक बोला जाता है मैक्स बर्दिमर। और इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन राइट हो जाए। ध्यान दिए, आपका एक्सप्लेनेशन बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको पूरा बोर्ड लिख दिया, आप इसे नोट करते हुए चले, सीखते चले, जिससे आपको कोई गलती ना हो, आप कभी गलत ना करें। टॉलमैन ने चिन्ह के बारे में बताया कि चिन्ह के माध्यम से बच्चा लर्निंग करता, सीखता है। आगे हम बात करें अगले क्लास में, और भी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने आएंगे। तो बहुत सारी चीजें जो संबंधित चीजें मैंने कुछ लिखी हैं और भी हैं, जिससे आपको लगातार प्रैक्टिस करते दौरान आपको हम समझाते चलेंगे। बात करें 16 नंबर, देखिए बात किया जाए, आप सभी के सामने इंफॉर्मेशन है, वह इंफॉर्मेशन किस बात की इंफॉर्मेशन ध्यान दे तो आप यूपी 80 पेट के लिए कंप्लीट पैकेज आपके सामने है। वह कंप्लीट कोर्स की बात करें तो 1299 में है, और हिंदी इंडिविजुअल की बात करें तो 249 रुपए का है, और पेट के लिए सारी चीजें हैं। डिटेल बुक की बात करें 299 का, और प्रैक्टिस बुक की बात करें 90 रुपए का, और कॉम्बो बुक लेने हैं तो 350 का। ध्यान दें, और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी के सामने नंबर लिखा गया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस आपके सामने प्रोवाइड हो नितिन सर के द्वारा चल रही हैं, आप सभी बैच में ज्वाइन हो सकते हैं और बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। तो आप सभी के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन थे, इन इन्फॉर्मेशन को भी आप लोग ध्यान दिया करें। बात किया जाए, अगर आप सभी के सामने 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर, कल अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, कल स्मृति कहलाता है, सीखना या प्रेरणा या फिर चिंतन। आप बताएंगे इसमें से क्या कहलाता है दोस्त, आपसे पूछा जा रहा है इसमें से क्या राइट आंसर होगा। अगर अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, बताएंगे इसमें से राइट आंसर, बेहतरीन तरीके से आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। तो
अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? वह सीखना कहलाता है। क्या कहलाता है? वह लर्निंग कहलाता है। लर्निंग कहलाता है। क्या कहलाता है? लर्निंग कहलाता है। राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन इज द लर्निंग। तो क्या होगा? वह लर्निंग होगा आपका सीखना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 70 नंबर के लिए, ध्यान दें। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? क्रेचमर के द्वारा, युंग के द्वारा, सेलर के द्वारा, स्पेंजर के द्वारा। ध्यान दें, आप सभी के लिए एक पर्सनालिटी चैप्टर पढ़ना है। एक पर्सनालिटी चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तो पर्सनालिटी चैप्टर की बात करें, पर्सनालिटी चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप सभी को व्यक्तित्व, जिसे हम बोलते हैं व्यक्तित्व चैप्टर, उस व्यक्तित्व चैप्टर में यह सभी मनोवैज्ञानिक आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं, ध्यान दें, आप जानते हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? वह युंग के द्वारा दिया गया। बोला गया जो व्यक्ति का, जो जिसे हम जानते हैं अभिमुखी का सिद्धांत भी बोलते हैं, अभिमुखी का सिद्धांत भी, अभिमुखी का सिद्धांत भी बोलते हैं। और इसके या किसके द्वारा? कार्ल युंग के द्वारा दिया गया। कार्ल युंग के द्वारा दिया गया है, महत्वपूर्ण है। और बात करें या किसके द्वारा? कार्ल युंग के द्वारा दिया गया। राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आपसे पूछे क्रेचमर के द्वारा क्या दिया गया है? क्रेचमर, इनके द्वारा कहा गया, ध्यान दें, अंतर्मुखी जो बच्चे कम बोलते हैं, मतलब बोलते नहीं, जो अंतर्मुखी होते हैं, जो बहिर्मुखी होते हैं, मतलब बात अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं अपनी बातों को, जो मिला जुला रूप होता है जिसका व्यक्तित्व का, वह उभयमुखी कहलाता है। इसलिए आपका या जो व्यक्तित्व का प्रकार बताया था युंग ने बताया था। क्रेचमर की बात करें तो क्रेचमर ने क्या बताया था? क्रेचमर ने शरीर रचना के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर बताया था, आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार बताया था। और व्यक्तित्व का प्रकार कितने भागों में बताया था? व्यक्तित्व का प्रकार का 4 प्रकार बताया। 4 प्रकार किसके आधार पर बताया दोस्त? वह बताया शरीर रचना के आधार पर। अब ध्यान दें, अगर आपसे पूछा जाए सेल्डन ने क्या दिया? सेल्डन ने 3 प्रकार की बात करते हैं, किसकी? शरीर रचना के आधार पर, आधार पर क्या करते हैं? व्यक्तित्व का विभाजन करते हैं। आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन करते हैं। अब ध्यान दें, स्प्रेंजर ने किसके आधार पर किया था? स्प्रेंजर ने मूल्यों के आधार पर किया था। मूल्यों के आधार पर क्या किया था? आधार पर वह व्यक्तित्व का विभाजन किया। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह राइट आंसर होगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा 18 नंबर के लिए। जी ध्यान दें, आपको फिल करना है क्या इसमें से राइट होगा। करा यहाँ पर कोई ऐसा शब्द फिल कीजिए जो आपसे एकदम सटीक बैठ जाए। करा कि छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, किस या किसी से संबंधित? करा शिक्षण से, क्या करा सहानुभूति या समदृष्टि या फेड़ा। अब जानते हैं यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा? या फेड़ा, या फिल किया जाएगा फेड़ा। अब फेड़ा छात्र में क्या करता है? मोटिवेशन, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। आपसे पूछा जाए या डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई? अगर आपसे पूछा जाए डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई, अगर डेफिनेशन आपसे पूछा जाए किसके द्वारा दी गई, तो आप दोस्त क्या बताएंगे? आप बताएंगे थॉमसन के द्वारा। पूछा जा सकता है अब फेड़ा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है या किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो आपसे बताएंगे सीधा कि थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? वह थॉमसन महोदय है। कौन है? थॉमसन महोदय है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। थॉमसन ने बताया कि अपेड़ा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। राइट आंसर क्या होगा? वह होगा हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 18 का, जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन राइट होगा। 19 नंबर के लिए बताएं, वह मापनी। ध्यान दें, वह मापनी कह रहा कि वह मापनी जिसमें छात्र अंतराल मापनी की समस्त गुण, कह रहा वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ साथ परम शून्य भी प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? नामित मापनी या क्रम सूचक मापनी या अंतराल मापनी या फिर अनुपातिक मापनी। जी ध्यान दी, इसमें से क्या होगा? आप जानते हैं मापन का प्रकार किसका देन है? लुईस स्टीवेंसन का। किसका है? लुईस स्टीवेंसन का। ध्यान दें, किसने बताया था? लुईस स्टीवेंसन ने। ध्यान दें, लुईस स्टीवेंसन ने मापन का प्रकार बताया। मापन का क्या बताया? मापन का प्रकार बताया। मापन का प्रकार कितने प्रकार बताया? उन्होंने 4 प्रकार का मापन का प्रकार बताया। ध्यान दें, उन्होंने कहा कि जो परम शून्य प्राप्त होता है वह कौन से मापन में परम शून्य प्राप्त होता है? ध्यान दिया, क्वेश्चन आप सभी को 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछा गया। सहायक अध्यापक में पूछा गया। 69,000 शिक्षक भर्ती सहायक अध्यापक में पूछा गया। सहायक अध्यापक में किस में पूछा गया? सहायक अध्यापक में पूछा गया। सहायक अध्यापक में आप सभी से पूछा गया। कहा गया कि परम शून्य वह मापनी जिसमें परम शून्य प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? कहलाता है भैया अनुपातिक मापन कहलाता है। अनुपात मापनी के नाम से जाना जाता है, जिसमें बात की अनुपात मापन का। ध्यान दें, जैसे आप जानते हैं, जैसे आपसे बोला जाए
क्योंकि आप कितने में कितना, जैसे आपसे बोला जाए 1/2, 1/2 का मतलब है जो एक हिस्सा उसका आधा है, जो हिस्सा पूरा है उसका क्या आधा है, इसका मतलब अनुपात में रहेगा। जब रेशियो में रहता है तो चीजें परम शून्य प्राप्त होती है। आप बता सकते हैं कि यहाँ कितने में कितना है, लेकिन नामित मापन में आप क्लियर नहीं कर पाते। नाम से डिसाइड करते हैं, क्रम से डिसाइड करते हैं, अंतराल में एक इंटरवल में करते हैं, एक टाइम पीरियड है 10 और 20 के बीच में कितने लोग हैं, तो एक क्लियर नहीं, एक परम शून्य नहीं प्राप्त हो रहा है। लेकिन अनुपातिक मापन में क्या हो रहा है कि एक परम शून्य प्राप्त हो रहा है। और किसकी देन है? लुईस स्टीवेंसन की देन है। उन्होंने 4 प्रकार की बात की, जिसमें से परम शून्य की बात किसमें करते हैं? वो अनुपातिक मापन में करते हैं। इसलिए हमारा जो 19 का जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से सीखते चलें और समझते चलें। अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 20 नंबर के लिए। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? मैंने आपको अभी बताया कि किसने रखी थी, वो आप जानते हैं, कार्ल लेविन क्या, या मैक्स वर्दीमर, या कोहलर, या थॉर्नडाइक। अब जानते हैं किसने रखी थी दोस्त? वह रखी थी मैक्स वर्दीमर ने। राइट आंसर क्या होगा? वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? करेक्ट। कर्ट लेविन की बात करें तो कर्ट लेविन ने क्षेत्रवाद से जुड़े हैं, क्षेत्रवाद से जुड़े हैं, क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया है। शुरुआत में बात करें कर्ट लेविन किसका जुड़े थे? शुरुआत में बात करें कर्ट लेविन गेस्टाल्टवाद से जुड़े थे, गेस्टाल्टवाद से जुड़े थे, गेस्टाल्टवाद के समर्थक थे, गेस्टाल्टवाद के क्या थे? समर्थक थे शुरुआत में। लेकिन बाद में वह क्षेत्रवाद एक नया संप्रदाय खोजे, मैक्स वर्दीमर इस पर राइट होगा। कोहलर की बात करें तो कोहलर के द्वारा क्या किया गया? कोहलर के द्वारा क्या गया? समर्थन किया गया। कोहलर के द्वारा किया गया समर्थन गेस्टाल्टवाद का, गेस्टाल्टवाद का क्या? गेस्टाल्टवाद का क्या किया गया? गेस्टाल्टवाद का समर्थन किया गया। और जानते हैं गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? गेस्टाल्ट का मतलब आपसे पूछे मतलब क्या होता है, आपसे पूछे गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है, गेस्टाल्ट का अर्थ पूछे तो आप बताएंगे संपूर्णता होता है, संपूर्णता, संपूर्णता होता है, संपूर्णता, संपूर्णता होता है, या आप बताएंगे समग्र होता है। क्या होता है? समग्रता से बात करता है, या इसे जानते हैं पूर्णता की बात करता है, पूर्णता भी करता है, जिसे हम जानते हैं सीधे अब लिखेंगे होल से मतलब है। जब होल से मतलब है, जो हम समस्या का समाधान करेंगे किस आधार पर करेंगे? पूरे समस्या को जानेंगे, समस्या के जानने के बाद ही उससे समस्या का समाधान कर सकते हैं, अदरवाइज समस्या का समाधान नहीं होगा। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने की बात करें तो थॉर्नडाइक आप जानते हैं तो एजुकेशन साइकोलॉजी, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, बुक क्या लिखी गई है? बुक लिखी गई एजुकेशन, द एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक, द एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी गई है। और इसे भी ध्यान देंगे क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के क्या थे? शिक्षा मनोविज्ञान के क्या जनक थे? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थे कौन? थॉर्नडाइक थे। इसलिए हमारा दोस्त क्या होगा, उसमें से बात किया जाए तो राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को सीखें, समझे और पढ़ते हुए चले, लिखते हुए चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा 21 नंबर के लिए का सीखने का नियम किसने दिया? आपसे पूछ रहा सीखने का नियम किसने दिया? क्या पॉलो ने दिया, क्या स्किनर ने, या थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने? आप जानते हैं सीखने का नियम किसने दिया था? सीखने की बात करें पॉलो की बात करें तो पॉलो ने क्या दिया? शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का, शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत। और बात किया जाए इनकी बात करें स्किनर के क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत की बात करते हैं कौन? बंधन का सिद्धांत किसकी बात करते हैं? वह स्किनर है। अब जानते हैं पॉलो की बात करें द कंडीशन रिफ्लेक्सेस नामक पुस्तक, इनकी बुक का नाम है क्या? बुक का नाम द कंडीशंस रिफ्लेक्सेस, द कंडीशन रिफ्लेक्सेस नामक पुस्तक, रिफ्लेक्सेस नामक पुस्तक किसकी? पॉलो की पुस्तक है, द कंडीशंस रिफ्लेक्सेस नामक पुस्तक है, इसे ध्यान देंगे आप लोग। अब बात करें स्किनर की बात करें द बिहेवियर, इनकी पुस्तक का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। बुक का क्या नाम है स्किनर के? बुक का नाम लिखेंगे द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक है। किसकी है? स्किनर की पुस्तक है। थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने क्या दिया है? सीखने का नियम दिया। क्या दिया है? सीखने का नियम दिया है। सीखने का नियम कितना बताया? सीखने का नियम कितना बताया? 3 नियम बताए। सीखने का नियम कितना बताया? सीखने का नियम 3 नियम बताए। कौन? 3 नियम बताए। 3 नियम की बात करें 3 नियम इनके द्वारा बताया गया। फर्स्ट लिखेंगे तत्परता का नियम, और बात किया जाए इनके द्वारा किया गया अभ्यास का नियम, तत्परता अभ्यास का नियम, और बात किया जाए तत्परता अभ्यास का नियम, और बात किया जाए इनके द्वारा प्रभाव का नियम, या नियम की बात करें तो इनके द्वारा दिया गया किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी ऑप्शन राइट होगा। सूज का नियम किसके द्वारा? कोहलर के द्वारा। सूज का नियम किसके द्वारा?
वह कॉलर के द्वारा दिया गया। राइट आंसर क्या होगा दोस्त? आप सभी एक्सप्लेनेशन को सीखें, समझे। आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा? सूज का नियम आपसे पूछे तो कॉलर आपका राइट होगा, लेकिन आपसे क्या होगा? इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। आप पूछ रहा कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग का जो संवेग आप जानते हैं उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कह क्रोध और भय है क्या? कह स्नेह या प्रेम या उत्तेजना या भाव का उथल पुथल? क्या इनमें से कोई नहीं? आप जानते हैं संवेग का जो शाब्दिक अर्थ, शब्द की बात करें तो शब्द का मतलब होता है उत्तेजना या भाव का उथल पुथल। अब देखें उसमें जो संवेदना, ध्यान दें, उत्तेजना या भाव का उथल पुथल की बात करें तो इसमें स्नेह और प्रेम भी इंक्लूड हो रहा है, उसमें क्रोध एक ही हो रहा है। इसका मतलब है आपका जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शाब्दिक अर्थ पूछ रहा, शब्द का अर्थ पूछ रहा है, तो शब्द संवेग के शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है जो उत्तेजना और भाव का उथल पुथल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं संवेग। जब भाव या आपके संवेदना का उथल पुथल हो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे संवेग बोलते हैं दोस्त। और आपका जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान देंगे 23 नंबर के लिए, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की, जब कोई कौशल सीखते हैं, कोई स्किल्स सीखते हैं, जब स्किल सीखते हैं, क्या कोई स्किल सीखते हैं, कोई स्किल क्या करते हैं? लर्न करते हैं। कोई स्किल बात करें, कोई स्किल लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो आपसे पूछ रहा है क्या उसमें जरूरत है? सबसे पहली अवस्था क्या कहलाती है? यथार्थता या कल्पनाशीलता या समन्वय या फिर अंकुरण। तो हम बात करें सबसे पहले क्या होगा दोस्त? अगर हम कोई कौशल सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? वह सबसे पहले जरूरत पड़ती है अंकुरण की। राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ध्यान दें, आपसे पूछा जा रहा है भाषा विकास का सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है? जो भाषा विकास, एक आप सभी पढ़ेंगे एक चैप्टर लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट चैप्टर पढ़ेंगे, लैंग्वेज थॉट चैप्टर पढ़ेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसमें आप बात करेंगे हम सभी करें कि निम्न में से कौन सा भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है? कर अनुबंधन का सिद्धांत, अंकुरण का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत। आपसे पूछ रहा है इसमें से क्या होगा, कौन इसमें से नहीं है? तो आप जानते हो वह सिद्धांत का कौन सा नहीं है? शक्ति का सिद्धांत कोई नहीं है। कहता है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वह अनुबंधन के द्वारा हम सीखते हैं, जैसे शब्दों का अनुबंधन करते हैं। और अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वह दिया गया भैया पावलोव के द्वारा। अंकुरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वह क्या कहा गया? शब्दों का हम क्या करते हैं? अंकुरण करते हैं और सीख जाते हैं, लर्निंग जो भाषा लैंग्वेज को सीख जाते हैं। जैसे आप जानते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो आप कहते हैं भैया 1 2 3 4 बोलो, तो बेटा कहता है 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है? वह अनुकरण करके सीख रहा है। अगर आप कहते हैं बेटा आम है, आम का चित्र दिखाए, आम उसको ले गए, आम को दिखाए, बोले पूछेंगे बेटा क्या है, तो कहेगा आम है, तो कहेंगे आम से क्या होता है? आम को कैसे? आम को आ से क्या होगा? आम होता है, आ से आम। तो क्या करें? अनुबंधन कर रहे हैं। जब आ से आम बताते हैं तो इसका मतलब है अनुबंधन कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं। आ से आम, तो आ से अनार, ऐसे आप बताते हैं ना, तो इसलिए अनुबंधन करें। जब अनुबंधन करके सिखाते हैं तो वह अनुबंधन का भी सिद्धांत है, अंकुरण का भी सिद्धांत है। परिपक्वता, जब आपका बच्चा परिपक्व हो जाएगा, बच्चे में मेचुरेशन हो जाएगी, बच्चे में परिपक्वता आ जाएगी, तो ऑटोमेटिक वह भाषा को सीख जाएगा। तो हम किस आधार पर सीखते हैं? वह परिपक्वता के आधार पर लैंग्वेज सीखते हैं, वह अंकुरण के आधार पर सीखते हैं, अनुबंधन के आधार पर सीखते हैं। लेकिन अतिशक्ति का सिद्धांत कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? वह हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 24 का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करेंगे 25 नंबर के लिए। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया? करा कि थॉर्नडाइक ने दिया, क्या विलियम स्टर्न ने, या बीने साइमन ने, या टर्मन ने? आप बताएंगे 25 नंबर के लिए क्या राइट होगा। क्वेश्चन आप लोग पढ़ें और फिर बताने का प्रयास करें इसमें से क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, बताएंगे। आप जानते हैं जो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था? अगर आपसे पूछी जाए कि मानसिक आयु, बोला जाए मानसिक आयु शब्द किसने दिया? मानसिक आयु शब्द किसने दिया? शब्द की बात करें तो शब्द की बात करें आप बताएंगे बीने साइमन ने दिया। किसने दिया? बीने साइमन ने दिया, बीने एवं साइमन ने दिया। अगर आपसे पूछे कब दिया तो आप बताएंगे 1905 में दिया। कब दिया? 1905 में दिया। अगर आपसे पूछे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु किसने दिया? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु दिया। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है, बुद्धि वास्तविक आयु किसने दिया? आयु का सूत्र किसने दिया? का शब्द किसने दिया? का शब्द या बुद्धि लब्धि के बारे में किसने बताया? आईक्यू का जो सूत्र के बारे में किसने बताया? तो आप बताएंगे 1912 में किसने बताया? विलियम स्टर्न ने बताया। क्या बताया दोस्त? और विलियम स्टर्न ने बताया। किसने बताया था? वह विलियम स्टर्न ने बताया था। ध्यान देंगे वह किसने बताया था? वह बताया था विलियम स्टर्न ने।
किसने? विलियम स्टर्न ने बताया, विलियम स्टर्न के द्वारा बताया गया, विलियम स्टर्न के द्वारा बताया गया। ध्यान देंगे वह किसके द्वारा? विलियम स्टर्न के द्वारा। कब बताया गया? 1912 में बताया गया। 1915 में 5 में किसके द्वारा बताया गया? बिने साइमन के द्वारा। अगर आपसे पूछे या किसका सूत्र है या आईक्यू का सूत्र है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह राइट आंसर होगा विलियम स्टर्न। लेकिन आपसे पूछा जाए कि टर्मन ने क्या किया, तो टर्मन ने 1916 में एक काम कर दिया। क्या कर दिया? बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का कॉन्सेप्ट का थ्योरी दे दिया। क्या अगर पूछे बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का सिद्धांत, बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का सूत्र, संप्रत्यय का सूत्र किसने दिया? आपसे पूछे कॉन्सेप्ट का सूत्र किसने दिया, तो आप बताएंगे भैया उसने टर्मन ने दिया। किसने दिया? टर्मन ने दिया। आप बताएंगे किसने? टर्मन ने दिया है। और टर्मन ने कब दिया था? और टर्मन ने दिया था दोस्त 1916 में दिया था, 1916 में दिया था। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को सीखें, समझिए और पढ़े और लिखते हुए चले दोस्त। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 25 का जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर के लिए, क्या सृजनात्मकता के चरण, सृजनात्मकता के चरण का सही क्रम बताएंगे आप? तैयारी, प्रकाशन, उद्भावन, सत्यापन। प्रकाशन, तैयारी, उद्भावन, सत्यापन। सत्यापन, प्रकाशन, उद्भावन, तैयारी। तैयारी, उद्भावन, प्रकाशन, सत्यापन। आप बताएंगे इसमें से क्या होता है? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे क्रिएटिविटी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सृजनात्मकता। या चरण किसके द्वारा दिया गया? चरण की बात करें तो चरण किसके द्वारा? वाल्स एवं काफमाइन, वाल्स, काफमाइन एवं वाल्स के द्वारा, काफमाइन एवं वाल्स के द्वारा दिया गया। वाल्स के द्वारा दिया गया 4 चरण की बात। कितने? उन्होंने के द्वारा 4 चरण की बात की गई। किसकी चरण? 4 चरण की बात की गई, 4 चरण की बात की गई। आपसे पूछ रहा है क्या इसमें से राइट होगा? आप बताएंगे इसमें सबसे पहले क्या होता है? आप बताएंगे इसमें सबसे पहले क्या होता है? जी बताएंगे इसमें से कौन सा राइट होगा? आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट होगा दोस्त? आप बताएंगे इसमें से सबसे पहले कौन सा राइट? आप जानते हैं सबसे पहले हम किस बात की करते हैं? तैयारी करते हैं या आयोजन करते हैं। तैयारी या आयोजन बोला जाए, तैयारी आयोजन करते हैं। सबसे पहले तैयारी आयोजन करते हैं तो फर्स्ट होगा। सेकंड पे हम क्या करते हैं? सेकंड में बात करें उद्भवन होता है, उद्भवन होता है, उद्भवन होता है जिसे हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं सुप्तावस्था, सुप्तावस्था, सुप्तावस्था के नाम से जानते हैं। तीसरे को क्या उद्भासन बोलते हैं, उद्भासन बोलते हैं, या इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं प्रकाशन भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं? प्रकाशन भी बोलते हैं, उद्भासन भी बोलते हैं। इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे एक इसे बोल सकते हैं प्रदीप्ति। इसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्तीय, प्रदीप्ति भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति भी बोलते हैं। चौथे पे क्या होता है? सत्यापन, सत्यापन होता है, सत्यापन या फिर बात करें वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है। तो आपसे पूछ रहा है किसके द्वारा दिया गया, तो कौन सा चरण होगा? चरण आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तैयारी, आयोजन या उद्भावन या उद्भासन या फिर सत्यापन। तो हमारा क्या होगा? वह राइट आंसर हो जाएगा। वह राइट आंसर कौन सा होगा दोस्त? वह राइट आंसर कौन सा होगा? वह हमारा डी आंसर राइट हो जाएगा। क्या होगा? वह डी ऑप्शन राइट होगा। सबसे पहली बात यह जब हम तैयारी करते हैं किसी बात की, हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम तैयारी करते हैं। जब हम किसी को सृजनात्मकता की जरूरत हो, किसी चीज़ की हम खोजते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वह तैयारी की कोशिश करते हैं। तैयारी करेंगे, फिर इसके बाद उद्भवन, उद्भवन होगा। हम सुप्तावस्था में चले जाते हैं, कुछ देर हमारे दिमाग में समझ नहीं आता है। फिर एकाएक क्या होता है? हमारे दिमाग में प्रकाशन होता है या उद्भासन होता है या प्रदीप्ति होती है, या फिर एकाएक हमारे दिमाग में कुछ नया आएगा और हम खोज ले जाएंगे। फिर इसके बाद उसका सत्यापन करते हैं और चीज़ों को परख जाते हैं। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह 26 का डी ऑप्शन राइट होगा। आपसे पूछा भी जाता है सृजनात्मकता का चरण किसके द्वारा दिया गया, तो आप बताएंगे वाल्स एंड काफमाइन के द्वारा दिया गया। क्रम आपको ध्यान में रखना है कि क्रम यही है, तैयारी, उद्भवन, उद्भासन और सत्यापन, या आयोजन, उद्भवन, उद्भासन। ये शब्द सारे आप सभी के पेपर में पूछे गए हैं। अब हम बात करेंगे 27 नंबर के लिए। ध्यान दें, करा कि व्यक्तित्व का क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसकी देन है? करा हर्मन रोसरा का, विलियम स्टर्न का, वैलक का या मार्गन एमोरे का? ये आप बताएंगे किसकी देन है दोस्त? आपसे पूछ रहा है कि व्यक्तित्व का क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसके द्वारा दिया गया? व्यक्तित्व का क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसके द्वारा दिया गया? तो आप विलियम स्टर्न के द्वारा। क्या बताएंगे? वह क्लाउड पिक्चर के द्वारा क्या बताएंगे? क्लाउड पिक्चर टेस्ट, क्लाउड पिक्चर टेस्ट। वह क्लाउड पिक्चर टेस्ट की बात करें तो व्यक्तित्व का टेस्ट करता है। किसका? पर्सनालिटी टेस्ट है। क्या है दोस्त? क्लाउड पिक्चर टेस्ट एक पर्सनालिटी टेस्ट है। बच्चे का, व्यक्ति का क्या पर्सनालिटी टेस्ट करता है, पर्सनालिटी टेस्ट करता है, एक परीक्षण करता है। और बात की हर्मन रोसरा स्याही धब्बा परीक्षण, स्याही धब्बा परीक्षण, व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण किसके द्वारा? स्याही धब्बा परीक्षण की बात करें, परीक्षण की बात करें तो किसके द्वारा दिया गया? हर्मन रोसरा के द्वारा दिया गया। बैलेक के द्वारा CAT दिया गया, CAT। बात करें चाइल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, वह की बात करता है जिससे बात की बच्चों का व्यक्तित्व का परीक्षण, बच्चे के व्यक्तित्व का परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? व्यक्तित्व का परीक्षण की बात करें वह बैलक के द्वारा,
बैलक के द्वारा दिया गया, बैलक के द्वारा दिया गया। लेकिन आपसे हमसे नहीं पूछ रहा, मॉर्गन मोरे के द्वारा क्या दिया गया, TAT दिया गया, TAT, जिसे मानते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध TAT की बात करें तो मॉर्गन मोरे के द्वारा, बैलक के द्वारा CT दिया गया है, मिलमिस्टर के द्वारा क्लाउड पिक्चर टेस्ट और हरमन रोसा के द्वारा स्याही धब्बा परीक्षण। ये सारे के सारे क्या है, एक पर्सनालिटी टेस्ट है, सभी के सभी एक पर्सनालिटी टेस्ट है, परीक्षण टेस्ट करते हैं। और राइट आंसर हमारा क्या होगा, और दोस्त हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ध्यान देते हुए चलें, सीखते हुए चलें। आपके लिए एक्सप्लेनेशन बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। ध्यान दें, आप सभी के सामने एक बुक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक। किस के लेखक कौन है, क्लार्क हल या अब्राहम मैस्लो, विक्टर बूम या फिर मैकडूगल? आप बताएंगे किसकी पुस्तक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। आप बताएंगे किसकी पुस्तक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। तो आप जानते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर किसकी पुस्तक है, वह किसकी पुस्तक दोस्त है, वह जानते हैं आप, वह किसकी है, क्लार्क हल की। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्लार्क हल ने क्या दिया, अफेड़ा का प्रबलन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, यस का सिद्धांत, या बात करें सबलीकरण का सिद्धांत, या सबलीकरण का सिद्धांत, या सबलीकरण का सिद्धांत दिया। आप ध्यान दें, यह दिया था। अब्राहम मैस्लो ने क्या दिया, अफेड़ा की बात करें, अफेड़ा की बात करें तो पदानुक्रमिक सिद्धांत या नाभ की मांग का सिद्धांत, नाभ की मांग या बात करें नाभ की मांग या नाम की मांग का सिद्धांत, या बात करें पदानुक्रमिक का सिद्धांत, अफेड़ा का सिद्धांत दिया है। अब बात करें, आपसे पूछ रहा विक्टर बूम के द्वारा क्या, प्रत्याशा का सिद्धांत, प्रत्याशा का सिद्धांत दिया गया है। अब बात करेंगे आपका मैकडूगल के द्वारा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया गया है। आप बात करें तो एक मैकडूगल के द्वारा एक बुक लिखी गई है, द एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। क्या लिखी गई है, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी गई है। और बात किया इसमें क्या किया, चेतना का विरोध किया, किसका विरोध किया था, वह बात की जाए किसका विरोध किया था। और बात करें चेतना शब्द का क्या किया है, चेतना शब्द का विरोध किया है, चेतना सब कुछ है, यह शब्द का विरोध किया किस पुस्तक में, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। तो इसलिए आप ध्यान देंगे तो आपका जो राइट आंसर होगा, तो किसकी पुस्तक है, चेतना शब्द सबसे पहले किसने बताया था, विलियम बुंट ने, विल्हेम बुंट के द्वारा बताया गया था, विल्हेम बुंट के द्वारा बताया गया था। विल्हेम बुंट ने 1879 ईस्वी में क्या किया था, जर्मनी के जर्मनी के लिप्जिंग शहर में क्या खुला था, सबसे पहले एक प्रयोगशाला ओपन किया, लिप्जिंग शहर में एक प्रयोगशाला का ओपन किया, खोला। इस बात को आप ध्यान देंगे 1879 ईस्वी में। तो इस बात को आप ध्यान देते हुए चले, उसी चेतना की बात करते थे, कहा कि सब कुछ चेतना है, चेतना का मनोविज्ञान बताया, चेतना का विज्ञान है। तो उसी में क्या किया था, या विलियम मैकडूगल ने विरोध किया था इसी पुस्तक में, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, कहा कि चेतना भैया कुछ नहीं है, व्यवहार सब कुछ है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, वह बी और ए ऑप्शन राइट होगा। क्लार्क हल की पुस्तक है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर आपसे पूछा जाए या किसकी पुस्तक है, तो आप बताएंगे ए ऑप्शन क्लार्क हल की पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 29 नंबर के लिए। करण कौन से एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अधिगम्य पुरस्कार या पुनर्वर्ण को वरीयता नहीं दिया, कर्ट लेविन, टॉलमैन, गुथरी या अल्बर्ट बंडूरा। तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने अधिगम्य पुरस्कार या पुनर्वर्ण को वरीयता नहीं दिया। कहा कि भैया पुरस्कार सब कुछ नहीं है, पुरस्कार पुनर्वलन को महत्व नहीं दिया, पुनर्वलन का महत्व नहीं दिया, या इसे बोला जाए पुनर्वलन या पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। उनके द्वारा कहा गया भैया सब कुछ पुरस्कार या पुनर्वलन ही नहीं है। तो इसका मतलब किसके द्वारा कहा गया था, किसके द्वारा, वह गुथरी के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। गुथरी के द्वारा कहा गया सिद्धांत दिया गया समीपता का सिद्धांत दिया गया। अगर आप पूछ रहे गुथरी का सिद्धांत, समीपता का सिद्धांत। टॉलमैन की बात करें चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत दिया गया है, अधिगम का सिद्धांत दिया गया है। अगर आप पूछा जाए कर्ट लेविन के द्वारा क्षेत्रवाद का सिद्धांत या तलरूप का सिद्धांत दिया गया। ध्यान दें, हर क्वेश्चन को समझेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे और फिर आगे चलेंगे। दोस्त आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण अल्बर्ट बंडूरा आप जानते हैं, इनके द्वारा क्या दिया गया, सामाजिक अनुकरण का सिद्धांत, सामाजिक अनुकरण का सिद्धांत,
अनुकरण का सिद्धांत। सोशल लर्निंग थ्योरी दी गई, सोशल लर्निंग थ्योरी। समाज से हम क्या करते हैं, सोशल लर्निंग करते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी से पूछे तो अल्बर्ट बंडूरा है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे 19 का। 29 का क्या राइट होगा, वह 29 का राइट होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आज का होगा, करा सार्थक अधिगम का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। करा क्लार्क हल ने दिया है क्या, करा डेविड ओसवेल ने, या फिर बात करें कोहलर ने या स्किनर ने। तो आपका क्या होगा इसमें से राइट आंसर, तो आप जानते हैं किसके द्वारा दिया है सार्थक अधिगम का सिद्धांत, डेविड ओसवेल के द्वारा दिया। राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्त आप सभी के सामने यह थे 30 क्वेश्चंस, बेहतरीन तरीके से आपको समझाए गए, सिखाए गए। आप सभी को मेरा विश्वास है कि आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चन आप सभी को याद ना रहा हो, जिसका एक्सप्लेनेशन आपके लिए महत्वपूर्ण रहा हो, उससे आप जरूर लिख लिया करें। आपके लिए बेहतर होता है, जितना आप लिखेंगे उतना आप सीखेंगे। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी क्लास एक बार एंड होने के बाद आप सभी एक बार पॉजिटिव कमेंट करेंगे, आपको सेशन कैसा लगा, आप सभी को और व्याख्या देने की जरूरत है या लिमिट सही है, तो आप सभी जरूर अपनी राय जरूर देंगे। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।